नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और बुलेटिन की शुरुआत के साथ साथ आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव में मुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाना शुरू कर रही हैं, लेकिन किसकी तैयारी कैसी है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव का मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। तो यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी हलचल भी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार यूपी दौरे पर हैं। वो कल भी अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। इससे पहले सीएम योगी आज अलीगढ़ पहुंच गए। उन्होंने पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों को देखा। वहीं दूसरी तरफ सियासी सम्मेलनों का दौर जरा देख लीजिए आप। बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन लगातार चल रहा है। आज भी अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है। वहीं सपा की जनादेश यात्रा आज प्रतापगढ़ में है। और तस्वीर आप देख पा रहे होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो कि अयोध्या पहुंच गए। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। और एक तस्वीर जो बेहद खास है वो है यादव परिवार के कलह से जुड़ी, जिसके खात्मे की खबर मिल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल पा रही है कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव एक साथ आने वाले हैं और वो मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन वाले दिन साथ दिख सकते हैं, इसकी संभावना जताई जा रही है। और 2022 के लिए कांग्रेस भी एक्शन में है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमबैक प्लान पर है। ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगला चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके चुनाव लड़ने की अपील की है। तो लखनऊ में बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप लगी। इस वर्कशॉप में सीएम योगी भी पहुंचे। उन्होंने सोशल मीडिया टीम के लोगों से बातचीत की और उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। अपराधी डर कर रहते हैं। अपराधी थाने में जाकर खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो सुरक्षित हैं। यूपी की तस्वीर बड़ी तेजी से बदल रही है। ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही। बेटियां असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी। और मैंने कहा और तो और एक सामान्य बैलगाड़ी और भैंसावान भी जाता है तो उसके जो भैंस या उसका भैंसा या उसके बैल भी सुरक्षित नहीं थे। क्या आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, आज तो नहीं। आज तो अपराधी गले में तख्ती टांग करके थाने में जाते हैं कि साहब एक बार बकस दो, हम सब्जी बेच करके अपने परिवार को पाल लेंगे। तो मैंने कहा क्या ये अंतर नहीं दिखाई दे रहा? पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे सड़कों पर प्राप्त हो जाए समझ लो उत्तर प्रदेश है। सायंकाल जहां से अंधेरा हो जाए वो उत्तर प्रदेश है। जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति रात्रि को सड़कों पर चलने से भयभीत हो, वह उत्तर प्रदेश एक तस्वीर प्रस्तुत करता था। नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट था, लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। अब बात बांदा की, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे। उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया, बैठक की। प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की है। कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो दमदार भी है और कामदार भी है। इससे पहले जो सरकार थी वो दिन भर किसान मजदूर की बात करते थे, नारे लगाते थे। शाम होते ही पूरी प्रतिबद्धता वंश को मजबूत बनाने में लगाते थे। आज दिल्ली में फतेहपुर जिला में और छावनी कानपुर में विधानसभाओं में सम्मेलन, उसी जाने के क्रम में बांदा में रुकने का अवसर मिला है। और जो लोगों से बात हो रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है, जो ऐसी सरकार बनी है जो दमदार भी है और कामदार भी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अयोध्या पहुंचे। उनके साथ सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। दोनों पीठाधीश्वर जानकी घाट जन्मेजय शरण से मिलते नजर आए। साथ ही जानकी घाट
पर मौजूद संतों ने उन लोगों से मुलाकात की है। तो अयोध्या दौरे पर आप नेता नजर आए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं, साधु संतों के बीच आशीर्वाद लेते नजर आए और साधु संत भी आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। जानकी घाट पर पहुंचकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। मैं अयोध्या में आया हूं और यहां पर आकर सीता माता के दर्शन, यहां सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। लंबे वक्त से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है और अब वो सत्ता वापसी के लिए जोर शोर के साथ लगी है। मिशन 2022 फतेह के लिए कांग्रेस बड़ी तैयारी कर रही है। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है, जिसके तहत प्रतिज्ञा यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान 103 विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जिस पर पार्टी फोकस कर रही है। 12,242 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में कांग्रेस 500 से ज्यादा गांव के लोगों से संपर्क करेगी। 750 से ज्यादा सभाएं करने का इरादा है कांग्रेस का और कांग्रेस सामुदायिक भोज, रात्रि भोज के जरिए करीबी बढ़ाने के बारे में भी सोच रही है। यात्रा के दौरान किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को खासकर साधने की कोशिश रहेगी और इसी यात्रा के दौरान कांग्रेसी नेता क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर दरगाह पर भी जाएंगे। तो ये माइक्रो प्लान है और सभा के जरिए, यात्रा के जरिए वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह विधानसभा चुनाव से पहले एक साथ आ सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के मौके पर अखिलेश शिवपाल साथ आ जाएंगे। 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सैफई परिवार की कलह खत्म होने की भी खबर है। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव की आपस में बातचीत हुई है, सूत्र बताते हैं, वो भी लंबे वक्त के बाद। शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम हुए हैं, ये भी सूत्र बताते हैं। जहां चाचा भतीजा एक साथ मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाएंगे और मुलायम सिंह से भी शिवपाल की बातचीत हुई है और शिवपाल सिंह के करीबियों को सम्मान देने का आश्वासन मिला है। तो आज अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। विजय तिलक। अब बात सीएम योगी के अलीगढ़ दौरे की। सीएम योगी आदित्यनाथ कल से पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से पहले यहां पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी के लिए जो कार्यक्रम तैयारी की गई है उसका जायजा भी लिया गया। इस दौरान सीएम ने हर एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से देखा, तैयारियों को देखा। कल यहां पीएम आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। कल के कार्यक्रम की आप अगर बात करते हैं तो महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे और उसी के मद्देनजर तैयारियां क्या हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी। तो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए करीब 1 से 1.5 लाख लोग पहुंचेंगे, खबर मिल रही है। ऐसे में वाटरप्रूफ विशालकाय पंडाल लगाया गया है, जिसमें 30 LED स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि लोग जो बहुत दूर बैठे हैं वो नजदीक से पीएम को देख सकें, सुन सकें। इसके साथ ही 500 कूलर, पंखे लगाए गए हैं गर्मी को देखते हुए और पीएम 100 एकड़ में बनने वाली यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे, डिफेंस कॉरिडोर की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ का कार्यक्रम कई मायनों में खास है। एक तरफ इसका बड़ा पॉलिटिकल मैसेज विधानसभा चुनाव से पहले है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोगों को सुनने के लिए बुलाया गया है और इसके लिए पूरा भाजपा का संगठन इस
कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है, उसी के मद्देनज़र ये विशाल कहा जाए इस समय जो पंडाल लगाया गया है, करीब 4.5 लाख स्क्वायर फीट में ये पूरा पंडाल लगाया गया है, जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई बारिश होती है या आंधी तूफान आता है तो यहाँ का जो कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं होगा। इसके साथ ही 30 LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं, क्योंकि ये जो पंडाल है वो काफ़ी विशाल है। ऐसे में हर कोई अपनी आँखों से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ठीक से नहीं देख सकता है, सुन सकता है। इसलिए LED स्क्रीन्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जब अपना भाषण देंगे, संबोधन करेंगे, तो इस LED स्क्रीन्स के जरिए लोग इस पूरे भाषण को सुन सकते हैं, वो बात समझ सकते हैं उनका। इसके साथ ही करीब 500 पंखे और कूलर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह से पूरी गर्मी में लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा कहा जाए जो पंडाल है, बहुत ही कई तरह की सुविधाओं से युक्त है। और ऐसे में चूँकि कल भी अलीगढ़ में बारिश होती रही है, तो जो पूरे कहा जाए पंडाल परिसर में पानी भर गया है, इसलिए उस पानी को निकाला जा रहा है। जहां दलदली भूमि हो गई है, उसमें बालू डालकर, रेत डालकर उसको पूरी तरह से कहा जाए उस ज़मीन को ठीक किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी असुविधा लोगों को ना हो। इसके साथ ही जो साउंड सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है वो जनता तक सीधे पहुंचे। और इसके पीछे सरकार की और पार्टी की ये मंशा भी है कि इसका पॉलिटिकल लाभ भी उनको मिले। तो कुल मिला के कहा जाए ये जो कार्यक्रम है, ये इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा जो प्रशासन है वो भी लगा हुआ है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अलीगढ़ की जनता को डिफेंस कॉरिडोर की भी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में 200 एकड़ में बनने जा रहे डिफेंस कॉरिडोर को अगर आप देखते हैं तो इसमें 19 इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने की योजना है। अंडला गांव, जहां डिफेंस कॉरिडोर के लिए जगह अधिग्रहित की गई है, उसे चिन्हित किया गया है और अब इसकी आधारशिला रखेंगे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय मैं उस जगह खड़ा हुआ हूं जहां अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है। कारोबारियों, उद्यमियों और अलीगढ़ के साथ साथ पड़ोसी जिलों की जनता के लिए भी ये बड़ी सौगात है। इसके लिए अंडला गांव के आसपास करीब 200 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ये इसका एक छोर है। यहाँ से लेकर अलीगढ़ के बाद आगरा, आगरा के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट, यानी 6 ज़िलों को इसके लिए चुना गया है। और वहाँ रक्षा उत्पादों से जुड़ी हुई रक्षा सामरिक महत्व के तमाम कहा जाए यूनिट्स लगाई जाएंगी। और इसी क्रम में अलीगढ़ की जो डिफेंस कॉरिडोर है उसका उद्घाटन, उसकी आधारशिला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। एक तरफ वो स्टेट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे, उसकी आधारशिला रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस कहा जाए जो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी भी वो आधारशिला रखेंगे। अभी तक 19 निवेशकों ने करीब 2000 करोड़ रुपए लगाने का कहा जाए जो MOU हैं वो साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं, उनसे भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की वार्ता चल रही है। एक बड़ी सौगात यहाँ के लोगों के लिए है। लाखों लोगों को इस डिफेंस कॉरिडोर से रोज़गार मिलेगा। इसके साथ ही पास में ही जो स्टेट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उससे भी लोगों को रोज़गार मिलेगा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार तेजी से पांव पसार रहा है। आप अलग अलग 3 जगहों की तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर कानपुर की है। यहाँ करसौली गांव में डेंगू और वायरल बुखार के डर से गांव के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। डेंगू के 87 मरीजों की पुष्टि हुई है। डेंगू की चपेट में आने से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी मौत हुई है। तीसरी तस्वीर मैनपुरी की है। वायरल बुखार यहां भी तेजी से बढ़ रहा है। कानपुर की अगर आप बात करते हैं तो डेंगू और वायरल के मामले यहां रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और यही वजह है कि डेंगू के अब तक 97 मामले सामने आ चुके हैं।
वायरल बुखार से मौत का आंकड़ा 45 तक पहुंच गया है। अब बात कानपुर के कुरसौली गांव में डेंगू और वायरल बुखार की, जहां पर यह मामला बढ़ता जा रहा है और अब तक 300 से ज्यादा लोग इसके चपेट में आ चुके हैं। गांव में अब तक डेंगू के 26 मरीजों की पुष्टि तो हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि 10 लोगों की वायरल बुखार से जान जा चुकी है। गांव वालों का पलायन जारी है। करीब आधा गांव पलायन कर चुका है। तमाम घरों में ताले लटके मिलते हैं और ये इस बात का तस्दीक भी कर रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम की माने तो पिछले 15 से 20 दिन में वो गांव में ही कैंप कर रही है। टीम कहती है कि 287 मरीजों की तो हमने जांच की है, जिसमें 266 मरीज मौसमी बुखार से पीड़ित मिले हैं। वहीं डेंगू के 151 लोगों की जांच हुई तो 26 लोग पॉजिटिव मिले हैं। वहीं लोगों की कोरोना जांच भी कराई गई है। गांव में दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि जांच के बाद रिपोर्ट आने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है। गांव के इस वक्त हाल बहुत खराब है और कल भी एक डेथ हुई है। इसके पहले भी 8-9 मौतें हो चुकी हैं। एक 10 हो गई हैं। हाँ। अच्छा, तो गांव वाले क्या करते हैं? गांव वाले अब गांव छोड़ के जा रहे हैं। कितने लोग? अब बीमारी इतनी फैली है तो छोड़ जा रहे हैं, क्या करें। 10-12 आदमी तो चले गए जवान। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं आप लोगों से? काहे के लिए जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं अपने रिश्तेदार इनमें जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब जा रहे हैं इसलिए कि बीमारी फैली है। जब बीमारी खत्म हो जाएगी तब आएंगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं वो अपनी रिश्तेदारी में जा रहे हैं। सब कोई कमरा लेके रह रहे हैं। कितने लोग जा चुके होंगे? अब आधा गांव तो पूरा खाली होगा। जांचें हम डेंगू की, मलेरिया की, कोविड की RT-PCR और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग CBC की भी जांच करवा रहे हैं जैसी आवश्यकता पड़ती है। सर, जो हमारे पास पेशेंट, चाहे वो डेंगू के हों, चाहे मलेरिया के हों अथवा कोविड के हों, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम उनसे घर घर संपर्क करते हैं और उनको रिपोर्ट बताते हैं। जो लोग निगेटिव आते हैं, अगर वो हमसे इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं तो हम इन्फॉर्मेशन देते हैं, वरना पॉजिटिव के घर पर तो हम जा ही रहे हैं। तो उधर प्रयागराज में भी डेंगू और वायरल बुखार के मामले तेजी पकड़ रहे हैं। डेंगू के 87 मरीज मिल चुके हैं। वहीं प्रयागराज में डेंगू की वजह से एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शिखर उपाध्याय की मौत भी हो गई है। ये सिविल लाइन कोतवाली के हनुमान मंदिर चौकी के इंचार्ज थे। अस्पताल में इलाज के दौरान इनकी जान गई है। वहीं प्रयागराज के अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा है। देखिए तस्वीरों में, अस्पताल में लोग मच्छरदानी के भीतर है। वहीं मैनपुरी जिले में भी एक वायरल बुखार और डेंगू के मामले को देखिए आप बढ़ते ही जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक मरीजों की संख्या में तेजी देखी जा रही है। तो मैनपुरी के भी अस्पतालों की यही हालत है। जिला अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल तक मरीज ही मरीज नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं गाजियाबाद की। यहां पर भी डेंगू का कहर बना हुआ है। 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप है। 23 जगहों पर डेंगू के लार्वा भी मिले हैं। अब मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 87। 23 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वाराणसी में भी तेजी से पांव पसार रहा है डेंगू। वायरल बुखार भी देखा जा रहा है। जहां वाराणसी की बात करें तो डेंगू के 4 और संदिग्ध मिले हैं। तो ऐसे में डेंगू के 175 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। संदिग्धों की संख्या 1500 के आसपास पहुंची है। मंडली अस्पताल का डेंगू वार्ड फुल चल रहा है। BHU अस्पताल की इमरजेंसी में बच्चों से लेकर दूसरे वार्ड तक भरे पड़े हैं। वायरल बुखार से पीड़ित 500 मरीज प्रतिदिन अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो प्रदेश में आज अलग अलग जगहों से आग और हादसे की तस्वीरें भी आई हैं। पहली तस्वीर मथुरा की है। तेज रफ्तार बस डंपर में घुस गई। दूसरी तरफ भदोही की तस्वीर है। तेज रफ्तार ट्रक टोल बूथ में घुस गया। टोल कर्मी बाल बाल बचा है, आप देख ही सकते हैं। तीसरी तस्वीर रामपुर की है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लगी है। और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 65 पर बड़ा हादसा सामने आया है। जब आगरा से दिल्ली जा रही बेकाबू बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मारी। 20 लोग घायल हो गए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उधर रामपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा के धमोरा ब्रांच में आज भीषण आग लग गई और हड़कंप मच गया। हालांकि जल्द ही मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। और इसकी तस्वीरें आपके सामने। हालांकि इस बीच सारा सामान जलकर खाक हो गया। और उधर वाराणसी में 1 लाख की इनामी बदमाश के साथ एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है और इसके बाद इस मुठभेड़ में बदमाश की शिनाख्त दीपक वर्मा के तौर पर की गई है। दीपक वर्मा पर 1 लाख का इनाम है। चौबेपुर में यह मुठभेड़ हुई है। दीपक के ऊपर कई तरीके के मामले चल रहे थे। और आज से लखनऊ में प्ले स्कूल खुल गए हैं। दूसरी लहर के बाद पहली बार प्ले स्कूल खोला गया है। क्लास 1 से नीचे जो बच्चे हैं वो अब स्कूल जा सकते हैं, नर्सरी जा सकते हैं। आज से इसकी शुरुआत हुई है। इससे पहले की अगर आप बात करें तो 3 चरणों में 1 से 12वीं तक के स्कूल खुले थे। अब बात ग्रेटर नोएडा की, जहां की रोही गांव से भगवान हनुमान की 70 साल पुरानी मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया। ये मूर्ति एयरपोर्ट की अधिग्रहित जमीन पर थी। क्रेन की मदद से मूर्ति को दूसरे गांव में पुनर्स्थापित किया गया। मूर्ति को पुनर्स्थापित करने से पहले विधि विधान से पूजा की गई। रोही गांव से मूर्ति को बनवारी बाग स्थापित किया गया है।